साल 2022 के अपने पहले विदेश दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिनों के 3 यूरोपीय देशों के यात्रा पर रवाना हो रहे हैं। ये मुलाकात और बातचीत बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि यूरोप भारत का बड़ा आर्थिक साझेदार है और उसका पावर हाउस कहा जाता है जर्मनी। इस वक्त हम जर्मनी की राजधानी बर्लिन में मौजूद हैं और प्रधानमंत्री की यात्रा की तैयारियों को लेकर यहां क्या उत्साह है, किस तरीके की तैयारियां हैं, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जर्मनी में भारत के राजदूत एम्बेसडर पी हरीश मौजूद हैं। एबीपी न्यूज पे आपका स्वागत है सर। पहला सवाल, प्रधानमंत्री की यह यात्रा बहुत महत्वपूर्ण वक्त में हो रही है, ऐसे में जबकि दोनों पक्ष अपना आर्थिक साझेदारी भी मजबूत करना चाहते हैं, क्या कुछ खास रहने वाला है? क्यों ये मुलाकात बेहद महत्वपूर्ण होगी? जैसे आप जानते हैं, यूरोप में हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पार्टनर जर्मनी है। बहुत ही इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक पार्टनर हैं। ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, हर फील्ड में वो हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण पार्टनर है। जो नई सरकार है, ट्रैफिक लाइट कोalition की सरकार है, वो दिसंबर में उन्होंने पावर लिया। इसके बाद ये उनका सबसे पहला इंटरगवर्नमेंटल कंसल्टेशंस है, जो एक यूनिक फॉर्मेट है जिसमें लीडर्स के अलावा दोनों देशों के कैबिनेट कोलीग्स पूरे रिलेशनशिप का रिव्यू करते हैं और नए डायरेक्शन देते हैं फ्यूचर पीरियड के लिए। तो इसमें प्रधानमंत्री जी के अलावा हमारे कैबिनेट कोलीग्स प्रधानमंत्री जी के होंगे, कैबिनेट मिनिस्टर्स होंगे और उनके भी कैबिनेट मिनिस्टर्स इसमें भाग लेंगे। मिनिस्ट्रियल कंसल्टेशंस पहले होगा, उसके बाद इंटरगवर्नमेंटल कंसल्टेशंस होंगे। ये प्रधानमंत्री जी का पहला विजिट है इस साल और उनके लिए भी फर्स्ट इंटरगवर्नमेंटल कंसल्टेशंस उन्होंने इंडिया के साथ किया था। उनके कोalition डॉक्यूमेंट में उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि वो भारत के साथ जो सामरिक पार्टनरशिप है, स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप, साझेदारी है, वो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और उसको और मजबूत करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि वो खास तवज्जो देंगे ऑन द इंडो पैसिफिक रीजन। तो दोनों को लेते हुए, और यूरोपियन यूनियन ने भी पिछले साल एक इंडो पैसिफिक अप्रोच उन्होंने डिक्लेयर किया और हालियन यूरोपियन यूनियन प्रेसिडेंट का विजिट भी हुआ है, इस विषय पे बातचीत भी हुआ है। तो ये भी एक बहुत अहम मुद्दा होगा। तो सब देखते हुए आई थिंक इट विल बी अ वेरी इंपॉर्टेंट विजिट एंड वी आर ईगरली लुकिंग फॉरवर्ड टू द विजिट। सर, आपने जिक्र किया कि किस तरीके से यूरोप और भारत के बीच में साझेदारी है, पार्टनरशिप है, लेकिन इस साझेदारी में फिलहाल कुछ तनाव, कुछ खटास जो महसूस की जा रही है वो रूस यूक्रेन के तनाव को लेकर है, क्योंकि दोनों ही जो पक्ष हैं वो फिलहाल अलग अलग पालों में नजर आ रहे हैं। तो क्या इसका कोई असर होगा या आपको लगता है कि यहाँ जर्मन सरकार से जो आपके संवाद होते रहते हैं, बातचीत होती रहती है, कि उसमें एक समझ है? देखिए, ये विजिट का फोकस हमारा बायलैटरल पार्टनरशिप पे होगा। दोनों देशों ने पिछले साल, प्रधानमंत्री जी ने भी और जर्मन सरकार ने भी बहुत इम्पॉर्टेंट कमिटमेंट्स किए हैं ग्लासगो में, COP26 में। तो हमारा क्लाइमेट कमिटमेंट्स जो हैं उसको अचीव करने के लिए एक साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल कोलैबोरेशन जर्मनी के साथ ज़रूरी है। तो अभी इस डिस्कशंस के दौरान हम जर्मनी के साथ कैसे हमारा ग्रीन पार्टनरशिप को और आगे बढ़ाएं, कैसे हम अपने ग्रीन हाइड्रोजन, रेन्यूएबल्स, सोलर एनर्जी, कई मुद्दों पर हम अपने पार्टनरशिप को कैसे आगे बढ़ाएं, इस पर फोकस होगा। इसके अलावा जैसे आप जानते हैं, यहाँ 2 लाख से अधिक हमारी इंडियन कम्युनिटी है। ज़्यादातर लोग प्रोफेशनल्स हैं और हाई एंड रिसर्च भी कर रहे हैं। कई लोग कटिंग एज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हैं, मास्टर्स और डॉक्टरेट डिसिप्लिन्स में हैं। तो कम्युनिटी जर्मन इकोनॉमी के लिए एक बहुत ठोस कंट्रीब्यूशन कर रहा है। इसके अलावा 30,000 से ज़्यादा अधिक भारतीय छात्र हैं जो यहाँ पढ़ रहे हैं। इन सब को कॉन्टेक्स्ट में लेते हुए वी आर ऑल्सो लुकिंग एट सीइंग हाउ वी कैन फैसिलिटेट माइग्रेशन एंड मोबिलिटी बिटवीन द टू कंट्रीज। प्रोफेशनल्स का मूवमेंट बिटवीन इंडिया एंड जर्मनी स्मूथ हो, इस पर भी फोकस हो रहा है। And we are very hopeful that we'll have very positive results in this regard. So these are all, I think, the various bilateral initiatives that we are focused on. Ambassador हरीश, ग्रीन एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन इनिशिएटिव बहुत महत्वपूर्ण एक सेक्टर है जिसमें एक टास्क फोर्स भी बनाया गया था। ऐसे समय में जबकि पूरी दुनिया पोस्ट कोविड वर्ल्ड में या रशिया यूक्रेन संकट के मद्देनजर एक एनर्जी क्राइसिस से गुजर रही है, भारत और जर्मनी की ये जो साझेदारी है, ग्रीन इनिशिएटिव है, ये किस तरीके से एनर्जी क्राइसिस के लिए समाधान का रास्ता निकल सकता है? देखिए, जैसे भारत है वैसे ही जर्मनी के लिए भी 75% से ज़्यादा
उनकी जो हाइड्रोकार्बन रिक्वायरमेंट्स हैं वो इंपोर्ट्स पर आधारित हैं। तो जर्मनी और भारत के लिए इस पर कोलैबोरेशन करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो टेक्नोलॉजीज़ होंगे जिसके आधार पर हम अपने क्लाइमेट कमिटमेंट्स को पूरा कर पाएंगे, ये टेक्नोलॉजीज़ अभी पूरी तरीके से कमर्शियलाइज नहीं हैं। ये कई टेक्नोलॉजीज़ रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्टेज पर हैं और ऐसे कोलैबोरेशन हम दोनों देशों के बीच और हमारे साइंटिफिक एस्टैब्लिशमेंट्स के बीच और हमारे बिजनेस एंड इंडस्ट्री के बीच इस वक्त पर अगर हम कर पाएँ तो दोनों देशों को फ़ायदा होगा और हमारे क्लाइमेट कमिटमेंट्स जो हमारे लीडर्स ने ग्लासगो में किया उसको अचीव करने में बहुत मदद मिलेगा। यानी आम आदमी को जो भारत में परेशानी हो रही है एनर्जी क्राइसिस की, उसमें भी राहत का रास्ता इस मुलाकात से निकल सकता है। देखिए, जैसे मैंने कहा, जो माध्यम होंगे, जो टेक्नोलॉजिकल माध्यम होंगे हमारे क्लाइमेट कमिटमेंट्स को निभाने के लिए, जो ग्लासगो में प्रधानमंत्री जी ने और जर्मन सरकार ने किया, वो सभी टेक्नोलॉजीज़ अभी कंप्लीटली कमर्शियलाइज नहीं हुए हैं। तो इस दौरान अगर हम अपने कोलैबोरेशन को बढ़ाएं तो हमारे साइंटिफिक एस्टैब्लिशमेंट्स और हमारे इंडस्ट्री दोनों ही इससे बहुत फ़ायदा पाएंगे। सर, एक खास अट्रैक्शन ये भी माना जा रहा है कि कोविड के दौरान प्रधानमंत्री की जो भी यात्राएं हुई उनमें कम्युनिटी एंगेजमेंट नहीं था, लेकिन उसकी शुरुआत वो बर्लिन से करने जा रहे हैं। तो क्या तैयारियां हैं? खासतौर पर आपने कहा कि कम्युनिटी एक महत्वपूर्ण ब्रिज है भारत और जर्मनी के रिश्तों को मजबूत करने में, तो उसके लिए क्या तैयारियां हैं? यहाँ कम्युनिटी में कैसा उत्साह है? जैसे आप जानते हैं, 2 साल कोविड पैंडेमिक के दौरान बहुत मुलाकात, बड़े गैदरिंग्स का नहीं हो पाया, लेकिन धीरे धीरे रेस्ट्रिक्शंस कम हो रहे हैं। तो अभी इस वक्त कम्युनिटी में एक ऑलमोस्ट फेस्टिव स्पिरिट है, उत्साह है कि प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। वो उनको गर्मजोशी से उनको वेलकम करने के लिए बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। तो आई थिंक दिस इज़ ए ग्रेट ओकेजन फॉर द कम्युनिटी एंड फॉर ऑल ऑफ अस टू बी एबल टू वेलकम ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर in Berlin. Community interaction planned है and we are all eagerly looking forward to that. सर, एक सवाल इंजीनियरिंग सेक्टर को लेकर। इंजीनियरिंग पावर हाउस कहा जाता है जर्मनी को, आप खुद इंजीनियर हैं। भारत पूरी कोशिश कर रहा है कि भारत की इकोनॉमी को में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का कंट्रीब्यूशन बढ़ाया जा सके। उसमें जर्मनी का क्या योगदान हो सकता है और इस एंगेजमेंट के साथ क्या कोई फोकस होगा कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ताकत भारत में बढ़ाई जाए? आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया या मित्सलैंड का जो इनिशिएटिव भारत और जर्मनी ने मिलकर स्टार्ट किया था, उसको और तेज किया जा सके? पिछले 5 साल में प्रधानमंत्री जी का फोकस रहा है ऑन द 3 T's, ऑन ट्रेड, ऑन टेक्नोलॉजी एंड टूरिज्म। और जर्मनी के साथ खास करके ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी बहुत ही इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स हैं। टूरिज़्म भी बहुत महत्वपूर्ण है। कई जर्मन भारत टूरिज़्म के लिए जाते हैं, वेलनेस टूरिज़्म के लिए भी बहुत जर्मन जाते हैं। लेकिन खास करके ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी में मिडिलस्टैंड जो आपने कहा वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये SMEs जो हैं, ये यूनिक इंस्टीट्यूशन है जर्मनी में। ये स्मॉल इंडस्ट्रीज़ हैं, लेकिन इन्होंने ऐसे टेक्नोलॉजी और ऐसे प्रोसेसेस और ऐसे प्रोडक्ट्स डेवलप किए हैं जिससे उनका वर्ल्ड मार्केट में बहुत ज़्यादा शेयर है। तो ऐसे मिडिल स्टैंड कंपनीज़ को हम भारत कैसे ले जाएं, उनसे कैसे इन्वेस्ट कराएं इंडिया में, और उनको कैसे एंकरेज करें और कैसे उनके इन्वेस्टमेंट्स को फैसिलिटेट करें। इसके लिए हमने मेक इन इंडिया मिडिल स्टैंड प्रोग्राम किया था, और इस मेक इन इंडिया मिडिल स्टैंड प्रोग्राम से हम उनका इंडिया में जाकर इन्वेस्ट करने का जो पूरी प्रक्रिया है उसको आसान कर रहे हैं और उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं। सर, एक आखिरी सवाल, इंडिया के ट्रांसपोर्ट सेक्टर और ऑटोमोबाइल, जर्मन ऑटोमोबाइल को लेकर भारत में लोगों की बहुत उत्साह रहता है। जो जर्मन कारें हैं, जर्मन ऑटोमोबाइल सेक्टर है, भारत में सड़कों का निर्माण तेजी से हो रहा है और इसमें उम्मीद की जा रही है कि जो मोबिलिटी है, जो ट्रांसपोर्टेशन है या ऑटोमोबाइल सेक्टर है, उसमें भी इजाफा होगा और उसमें जो कहा जाए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनका कंपोनेंट भी बढ़ेगा। तो जो जर्मन ऑटोमोबाइल मेकर हैं उनमें आपको भारत को लेकर कैसा उत्साह देखने को मिलता है? क्या इन्वेस्टमेंट को लेकर उनकी इच्छाएं हैं भारत में और अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाने की? यहाँ पर पिछले 2 साल में पूरे इंडस्ट्री में रेजिलियंस ऑफ सप्लाई चेन्स एक बहुत बड़ा मुद्दा उभर के आया है, क्योंकि पिछले 2 साल जो इंडस्ट्री के सप्लाई चेन्स हैं
वो बहुत डिसरप्ट हो चुके हैं। इसलिए भारत और जर्मनी, भारत और यूरोपीय संघ हमारे सप्लाई चेन्स को कैसे मजबूत करें और कैसे रेजिलिएंट बनाएं, इस पर हम जोर दे रहे हैं। जैसे आप जानते हैं, यहाँ पर भी ऑटोमोबाइल सेक्टर का जो सप्लाई चेन है, सेमीकंडक्टर शॉर्टेजेस के वजह से उन पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है। अगर आप आज गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो वेटिंग पीरियड 8 से 9 महीने लग रहा है जर्मनी में, सेमीकंडक्टर चिप्स के शॉर्टेज के वजह से। तो ये एक बहुत अहम इशू है कि कैसे हम जर्मनी के साथ और यूरोपियन यूनियन के साथ अपने सप्लाई चेन्स को और रेजिलिएंट बनाएं और लेस वल्नरेबल बनाएं। इस पर हम बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे। इसके अलावा आपने सही कहा, पूरे दुनिया में ग्रीन ट्रांजिशन, ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन के तहत एक फोकस है जो अर्बन मोबिलिटी सॉल्यूशंस और जनरल मोबिलिटी सॉल्यूशंस दोनों कैसे ग्रीन और क्लीन हो। मास ट्रांसपोर्ट में मेट्रो, ट्रेन मूवमेंट, इस पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, या पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जोर दिया जा रहा है। जहाँ तक सवाल है प्राइवेट ट्रांसपोर्ट की, वो जर्मनी में खासकर उन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स 2030 तक इनके तकरीबन 50 मिलियन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो हैं, 5 करोड़ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पूरे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स करेंगे, फ्रॉम इंटरनल कंबशन इंजन्स टू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। ये ट्रांजिशन कैसा होगा, कर पाएंगे या नहीं, और कैसे करेंगे, ये अभी देखना है। पूरी इनका इंफ्रास्ट्रक्चर अभी रोल आउट हुआ नहीं है, प्लान्स हैं। तो इस पर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री दुनिया भर में उस पर ज़रूर प्रभाव पड़ेगा। सर, हम आप अपनी बातचीत खत्म करें इससे पहले एक छोटा सा क्लैरिफिकेशन या छोटी सी जानकारी अगर आप और साझा कर पाएं। इंडियन स्टूडेंट्स की संख्या जर्मनी में पहली बार ऐसा हुआ है कि जो चाइनीज स्टूडेंट्स से ज़्यादा हो गई है, और ये केवल जर्मनी में नहीं, यूएस में भी हुआ है। तो ये भारत में स्टूडेंट्स के लिए ख़ास तौर पर, और भारत में जो लोग रोजगार चाह रहे हैं, क्या जर्मनी एक अनदर अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन हो सकता है? जर्मनी में ट्यूशन फ़ी नहीं है। जो भारतीय छात्र यहाँ पढ़ रहे हैं वो ट्यूशन फ़ी यहाँ पर ज़ीरो है। तो वो बस अपने लिविंग एक्सपेंसेस के उनको उसके लिए खर्च करते हैं। तो हमारे नज़रिया से ये बहुत ही अट्रैक्टिव ऑप्शन है भारत के जो छात्र हैं, क्योंकि यहाँ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बहुत बेहतर है। और जैसे आप जानते हैं 1950s में सबसे पहले यहाँ के यूनिवर्सिटी ऑफ आखिन ने कोलैबोरेट करते हुए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इन मद्रास उन्होंने एस्टैब्लिश किया था। तो हमारा हायर एजुकेशन कोलैबोरेशन बहुत पुरानी है और बहुत स्ट्रॉन्ग हुआ है। अभी हम यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी कोलैबोरेशंस के अलावा ड्यूअल डिग्रीज और जॉइंट डिग्रीज़ का भी बात कर रहे हैं, जिससे हमारे स्टूडेंट्स बेनिफिट कर सकें। और हमें उम्मीद है कि इंडियन स्टूडेंट्स की संख्या बढ़ेगी। यहाँ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, जैसे मैंने कहा, बहुत अच्छा है, और ट्यूशन फीस नहीं है, इट इज़ फंडेड बाय द स्टेट इन मोस्ट इंस्टेंसेस। सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट ऑप्शन फॉर इंडियन स्टूडेंट्स। हमसे बातचीत करने के लिए, तमाम जानकारियां साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया एम्बेसडर हरीश। और निश्चित रूप से भारत और जर्मनी के बीच होने वाली बातचीत, एम्बेसडर हरीश ने जिस तरीके से बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चांसलर शुल्ज के बीच होने वाला यह संवाद केवल दो देशों की बातचीत नहीं, बल्कि दुनिया की चौथी और पांचवी अर्थव्यवस्था के बीच होने वाली बातचीत है। और निश्चित रूप से इसमें केवल दोनों मुल्कों और दोनों क्षेत्रों के लिए ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए अच्छाई की बहुत सारी संभावनाएं हैं। कैमरामैन मनोज के साथ प्रणय उपाध्याय, बर्लिन, एबीपी न्यूज।